हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय प्रिंस। तो बच्चों, हमारा फोर्थ वीडियो का सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है और आपने देख लिया होगा। उसमें हमने पूरा रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट कर दिया और उसमें हमने सब तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए जितने पॉसिबल कंडीशंस बनते थे विद ऑल डिलीवर्ड कंसेप्ट। आई होप रिफ्लेक्शन का पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जाइए, अगर वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले वहां जाइए, रिफ्लेक्शन पढ़िए और डिफरेंट जितने क्वेश्चंस आप हो सके आप प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स उतनी अच्छी होगी। फिजिक्स सब प्रैक्टिस का खेल है। आप सोचो थ्योरी पढ़ते रहो, उससे कुछ नहीं होना। थ्योरी पढ़िए, उसी कंसेप्ट को न्यूमेरिकल्स में लगाइए, यूज करिए और जितने न्यूमेरिकल्स किसी भी किताब को उठा लो आप पे हो जाएंगे, है ना। तो अब इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट में हम एंटर करने वाले हैं। दिस इज द फिफ्थ वीडियो फॉर दिस चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिफ्रैक्शन पार्ट। ये चैप्टर बच्चों थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, और इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सब चैप्टर फिजिक्स के छोटे छोटे से हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बच्चों पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था कि कोई लाइट आएगी, किसी सरफेस पे गिरेगी और बाउंस बैक हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा रिफ्लेक्शन था। अच्छा, देखते हैं अगर लाइट किसी सरफेस पे गिर सकते तो क्या क्या हो सकता है। सुनना ध्यान से। अगर मान लो ये एक सरफेस है, ठीक, तो लाइट इस पे गिरी। सरफेस में कुछ भी है, एक बाउंड्री है। क्या क्या हो सकता है एक बाउंड्री पे, तो लाइट इस पर गिरी। इस पे गिरने के बाद या तो बाउंस बैक हो जाएगी, एक कंडीशन, यस और नो, या तो ये उसको पास करा देगा, है ना। क्या करा देगा? पास करा देगा। कोई ट्रांसपेरेंट हो मटेरियल लाइट को क्या करा देता है? पास करा देता है, जैसे ग्लास, वाटर, है ना। तो ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? अगर इस पे कोई लाइट गिरे तो ये क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। मतलब ना तो पास कराएगा ना तो रिफ्लेक्ट कराएगा। तीन चीजें हो सकती है जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरे। क्या हो सकता है? या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, या तो रिफ्लेक्ट करा दे, या तो पास करा दे। तो ये जो पास कराते हैं ना, ये पढ़ना है हमें, और यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ना। आप सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं कि बच्चों एक सरफेस है, एक बाउंड्री है। सपोज मैं कहता हूं ये वाटर है, क्या कहता हूं? ये वाटर है, और कोई रे ऑफ लाइट और लाइट एयर से आ रही है, और वाटर जो ऊपर की बाउंड्री होगी जो वाटर को और एयर को सेपरेट कर रही होगी, इनको हम बोल देते हैं मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है? वाटर मीडियम है। तो जब कोई लाइट आती है तो इस पे ये रिफ्लेक्ट ना करा के, अभी समझ लेंगे रिफ्लेक्ट कराएंगे नहीं, ये इसको रिफ्लेक्ट ना करा के इसको क्या करा देगा? पास करा देगा। ध्यान सुनना बच्चों, एक जो रे ऑफ लाइट आई और किसी दूसरे मीडियम में इंटर करी, ध्यान सुनना क्या हुआ है यहां। जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है, अभी वो किसी सरफेस पे गिर रही थी तो क्या कर रही थी? बाउंस बैक कर जा रही थी, रिफ्लेक्ट कर जा रही थी। लेकिन ये क्या है बच्चों? वाटर। वाटर में क्या आप चीजों को देख सकते हो? हाँ, क्योंकि वाटर में भी लाइट ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि वाटर लाइट को पास करा देता है। तो बच्चों क्या होगा, सपोज इस पॉइंट में मैंने नॉर्मल डाल दी, और जो रे ऑफ लाइट थी जो एयर से आ रही थी वाटर में एंटर कर गई और इस तरीके से चली गई। एब्जॉर्ब, अब हमने ये ऑब्जर्वेशन किया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम एयर एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द वाटर इन दिस वे, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, है ना। समझना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं बच्चों ये वाटर ना होता, ये जो लाइट थी ना, यही वाली, यही प्लॉट कर रहा हूं, ऐसी आ रही थी तो सीधी जाती, स्ट्रेट निकलती, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट निकल लेती। लेकिन बच्चों क्या हुआ, यहां पर जब वाटर आ गया, मतलब एक दूसरा मीडियम आ गया। देखो, एयर अलग चीज होती है, वाटर अलग चीज होती है, तो हमने इसका बोला मीडियम बदल गया। पहले लाइट कहां चल रही थी? एयर में। अब कहां चलने लगी? वाटर अलाउ कर देगा वाटर में, और देखा ये थोड़ी सी बैंड हो गई। क्या हो गई? बैंड हो गई। कैसे चलना चाहिए था इसको? सीधे, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स है ना स्ट्रेट पाथ, सीधे निकल जाती। कैसे निकल जाती अगर वाटर नहीं होता? तो ऐसे। लेकिन वाटर था, मैं एग्जांपल वाटर का ले रहा हूं, बाकी हम कुछ भी मीडियम्स दूसरे ले सकते हैं, है ना। ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, है ना, पॉलिथीन मटेरियल ले सकते हैं, जिस पर भी लाइट पास हो जाए। तो हुआ क्या बच्चों, इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल डाली। क्या डाली? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों, ये जो लाइट थी ये अपने पाथ से मुड़ गई।
क्या हुई, इसका पाथ चेंज हो गया। पहले इसका पाथ कहां था बच्चों, ये था। यस और नो, देखो अगर ये नहीं होता तो लाइट ऐसी चल रही होती स्ट्रेट, लेकिन देखो बच्चों मुड़ गई। ये मिला भी देखने को प्रैक्टिकल। तो हुआ क्या, यहां से कंक्लूजन क्या निकाला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट और व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कौन लाइट जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, पाथ चेंज। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, there is a change in path of light. This change in path of light is known as refraction of light. तो बहुत चीजें चेंज होंगी इस लाइट के साथ। अभी मेन मुद्दा क्या है, पाथ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पाथ चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना। So when a ray of light travels from one medium to another medium, when a ray of light travels from one medium to another medium, there is a change in path of light. पहले ये पाथ था, अब ये हो गया। क्या बात समझे, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, और लाइट बोल सकते हो, रे किसकी, लाइट की तो है। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स और अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम, वन, अच्छे से समझना बच्चों, यहां ये कंसेप्ट है सारा, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, there is change in, लिख लेना आप लोग, बाकी अब नहीं लिखवाऊंगा मैं, आपसे बताऊंगा और आप ही नोट करोगे। path of light and this phenomena of change in path of light is known as refraction of light. Let us say this point is O, this is A and this is B. आप कुछ चीजें समझते हैं, क्या बात समझे सर, सब समझ गए। जब भी लाइट एक पाथ से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसके पाथ में चेंज आएगा, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हमने एक नॉर्मल डाली, और यहां पर देखो ये इंसिडेंट रे हो गई हमारी, ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। जैसा रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट होती थी और जो वापस जाती थी वो रिफ्लेक्टेड होती थी, ऐसे ही ओ ए क्या हो गई, इंसिडेंट। तो ये कौन सी हुई, जो वहां पर रिफ्लेक्ट होती थी उसको रिफ्लेक्टेड बोलते थे, वैसे यहां पर इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, मतलब जो मुड़ गई, रिफ्रैक्ट, ऐसे समझ लो, जो लाइट मुड़ गई। कौन सी मुड़ गई, यही तो है, मुड़ी तो यही है, मतलब वो यहां पर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चों ओ ए क्या है, यहां पर ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है आपको, इसको वाटर मत लिखना, आपकी इच्छा है, इसको मीडियम 1 कर लो, इसको मीडियम 2 कर लो, इसको मीडियम 1 कर लो, इसको मीडियम 2 कर लो। ओ ए इंसिडेंट हो गई और ओ बी रिफ्रैक्टेड हो गई। क्या बात समझ में आई। और ये जो इसको बोल लेते हैं अपन एन नॉर्मल को, और इसको एन, एन एन क्या है हमारी, नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रिफ्रैक्टेड नॉर्मल से एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहां पर आर रिफ्लेक्शन नहीं है बच्चों, यहां पर आर रिफ्रैक्शन है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर इज अ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना इज नोन एज, क्या बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बात आसान है, बस अब इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर डाल दिया, ओ ए को नाम दे दिया इंसिडेंट, ओबी को नाम दे दिया रिफ्रैक्टेड, जैसे वहां पर रिफ्लेक्शन होता था, और यहाँ पर जो नॉर्मल से एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। और ओबी और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई इंसिडेंट ही है तो आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मत लगा देना, आई इक्वल टू आर कर दो, यहाँ आई और आर इक्वल नहीं होते। ठीक है बात, अरे बोलो समझ आया, हाँ कि ना। इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, टर्मिनोलॉजी सीखनी है, अभी तो बस हमने डेफिनेशन सीखी है। क्लियर है, बोलो हाँ। चलिए ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कहानी आने वाली है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तो सब डेफिनेशन सीखी है, देखना। हाँ सर सभी तो इंपॉर्टेंट है, अरे भैया फिजिक्स में एक चीज सब चीज इंपॉर्टेंट होती है, कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आ गया तो सब कुछ आ गया। क्लियर, चौक ले लूं मैं। तो बच्चों दो चीजें हुई, ध्यान से सुनना, ठीक।
ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक, कोई भी होगा। यहाँ पर डॉट डॉट डाल देता हूँ। लो भाई सर पहले मीडियम दिखाओ, एक से लग रहे हैं, लो भाई अलग कर दे, पिंक ही पॉन्ग कर दिया, है ना, लड़कियों का फेवरेट कलर होता है ना पिंक, लो भाई पिंक ही पॉन्ग कर दिया। तो सर लड़कों का क्या है, लड़कों का तो ब्लैक होता है ना। सर फालतू की बातें मत करो, सब फेवरेट है हमारा। इधर देखो, एक रे ऑफ लाइट आई किस मीडियम से 1, ये ऐसा मीडियम है जो अलाउ करेगा लाइट को। यहाँ मैंने डाल दी नॉर्मल और देखा तो लाइट ऐसे निकल गई। क्या बात समझी? थोड़ा और इसको बेंड करा लूं मैं। डेंसिटी समझना है हमें मीडियम की, क्या समझना है, डेंसिटी क्या होता है, देखो भी आएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग ही दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। इस केस में केस क्या है बता देंगे। अभी मैंने बोला कोई भी मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, और जब लाइट एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई तो वो बेंड हो गई, और ये बेंडिंग और चेंज इन पाथ ही तो रिफ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ देखो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से छोटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, आई आर लिख रहा हूँ तो सीधे वो एंगल ही बने जा रहे हैं। जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। इसका मतलब जो ये जो बेंड हुई है लाइट वो किस तरफ आई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ बेंड हुई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे हम दूसरा केस देखते हैं, यहीं से कंसेप्ट लेके जाना घर। ये फिर से मीडियम 1 और किसी दूसरी मीडियम, सर घर पे बैठ के तो पढ़ रहे हैं, घर लेके कैसे जाए, कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना, मतलब तो भावना को समझो सर की, है ना, बात ना पकड़ो, आओ समझो आ जाओ। तो वह ना अरे एंटर्स फ्रॉम एनी मीडियम 1 और इसको बोल दिया मीडियम 2, तो देखो बच्चों क्या हुआ, नॉर्मल, और ये बाहर की तरफ चली गई, ठीक। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, बड़ा है, और सेम हो जाए तो क्या होगा, अरे फिर तो मीडियम भी सेम हो जाएगा, लाइट मुड़ी ही नहीं है। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या, राइट मुड़ी ही नहीं है। तो एक बार ऐसा हो सकता है रिफ्रैक्शन हो रहा है, या तो ऐसा हो सकता है। मतलब इसमें क्या हुआ, when light enters from any one medium to 2, it bends towards the normal। किसकी तरफ आ गई, नॉर्मल की तरफ। यहां क्या हो रहा है, it bends away from the normal, bends away from the normal। तो सर ये है क्या, आओ समझते हैं। एक नई टर्म बनाई गई, डेंसिटी। किसकी, मीडियम की। क्या बनाई गई, डेंसिटी किसकी, मीडियम की। अब बच्चों एक बात समझना, मैंने कहा दो मीडियम है, एक 1 और एक 2, इसी को समझते हैं। इस मीडियम का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कम है, और इस मीडियम का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो ज्यादा है। किसके लिए, लाइट के लिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होती है तो उस पर रेजिस्टेंस लगता है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाती है। मैं अगर आपसे बोलूं कि आप बच्चों वैक्यूम में दौड़ो, तो आपने बोला सर जब मैं वैक्यूम में दौड़ रहा था तो मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी सर। फिर मैंने कहा बच्चों ज्यादा लिख दी, बहुत ज्यादा हो गई, चलो 5 ले लो सर, 5 मीटर पर सेकेंड थी। मैंने कहा बच्चों एयर में दौड़ो, जब आप एयर में दौड़ना चालू हुए बच्चों तो जो आपकी वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। अरे आप तो आप ही हो ना, एनर्जी तो आपके पास सेम ही है, बट एयर में वेलोसिटी क्यों आ रही है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक। तो मैंने कहा बच्चों वाटर में दौड़ो, किस में दौड़ो, वाटर में। जब वाटर में दौड़ी तो ओ सर 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सॉलिड में दौड़ो, सर सॉलिड में तो घुस ही नहीं पा रहा है सर, हम दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि सर बेटा रेत पे दौड़ो, रेत पे। तो रेत पे जो वेलोसिटी है मैं कहता हूँ चलो बच्चों 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो आप दौड़ रहे हो बच्चों, आप किस में दौड़ चल रहे हो या दौड़ रहे हो, मीडियम्स बदल रहे हैं। तो मीडियम्स बदल रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी बदल रही है। और मैंने कहा अगर वैक्यूम से हम मतलब मड की तरफ आई, वैक्यूम एग्जांपल जो हमने भी लिए, वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो इसको एक डेंसिटी से बताया गया। किससे बताया गया, डेंसिटी। बोला गया जो इस मीडियम की डेंसिटी है वो कम है, और इस मीडियम की जो डेंसिटी है मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसको डेंसिटी टर्म बना दी। जो मटेरियल डेंस होता है मतलब उसमें पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। डेंसिटी क्या होता है, वैसे बात कर लेंगे डेंसिटी जनरली जो हम 9th क्लास में पढ़ रखे, मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम है तो उसकी डेंसिटी क्या है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत पास पास है, बहुत सारे पार्टिकल है उसके पास, है ना। सिमिलरली यहाँ पे इन पे वैसे एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, वाटर में पार्टिकल पास पास होते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
तो मैंने बोला डेंसिटी, एक टर्म बनाई गई डेंसिटी, तो मैंने बोला एस की, उसको एन से डिनोट किया गया, मैंने बोला इस मीडियम की डेंसिटी n1 है, इस मीडियम की डेंसिटी n2 है। और अगर जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें बच्चों रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो मैंने बोला अगर सपोज n2 ग्रेटर n1 है, एक टर्म बना ली डेंसिटी जो रेजिस्टेंस बताएगा मीडियम का, तो मैंने कहा समझने के लिए है, हम डेंसिटी पे ही चर्चा करेंगे। तो जब n2 की डेंसिटी बच्चों n1 से ज्यादा है, the density of n2 is greater than n1, so basically resistance in n2 is greater than resistance in n1। मैंने पहले ही बोल दिया जिसकी डेंसिटी, ये कांसेप्ट है, ये समझ लोगे तो पूरा चैप्टर मतलब रिफ्रैक्शन का पूरा खेल क्लियर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मीडियम की, हाँ की ना। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, v1 ग्रेटर v2, v1 ग्रेटर v2। यहां उल्टी बात करते हैं, यहां मैं कहता हूं n1 ग्रेटर n2, n1 ग्रेटर n2, मतलब n1 की डेंसिटी ज्यादा है, n2 की कम है, तो जो रेजिस्टेंस 1 में ज्यादा है और रेजिस्टेंस 2 में कम है, अरे यस और नो, तो वेलोसिटी किस में ज्यादा होगी, 2 में, और इसमें क्या होगी, कम। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है ना। तो एक और वो दिया गया कि इसमें वेलोसिटी के चेंज होने के कारण डायरेक्शन का चेंज हो जाता है। एक और थ्योरी दी गई, क्यों, जब वो कम डेंसिटी वाले से ज्यादा डेंसिटी वाले में गई, कौन, लाइट, मैं कहता हूं एयर, बच्चों अगर ये एयर है और मैं कहता हूं बच्चों ये वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है। तो जब एयर से वाटर में जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी, और उसको जो वो मुड़ेगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बढ़ जाएगी। ये मुझे बैंडिंग बता रहा हूं मैं, इस तरफ कब आएगी और उस तरफ कब जाएगी। तो डेंसिटी समझ लो पहले। तो डेंसिटी क्या है बच्चों, इट इज बेसिकली जस्ट अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम। तो जब कम डेंसिटी वाली से ज्यादा डेंसिटी वाली में जाती है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यस और नो। और बच्चों जब मतलब उसकी जब वेलोसिटी घटती है, जब ज्यादा डेंसिटी में जाएगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो कहां आएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। सिमिलरली बच्चों ज्यादा डेंसिटी से, यहाँ n1 ज्यादा n2 कम है, माना है ना हमने, तो यहां वाली डेंसिटी क्या है, क्या है, ज्यादा है बच्चों, यहां वाली कम है बच्चों। तो यहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी और यहां वेलोसिटी कम होगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ में, यस और नो, क्लियर हुआ ये। अभी ये नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे नई टेक्निकल टर्म डाल दी थी हमने, मटेरियल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रे और डेंसर। क्या बात समझ में, इतना क्लियर है। जब कम वाली से ज्यादा में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ज्यादा वाली से कम वाली में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी में आते हैं तो वेलोसिटी घट जाती है, और जब ज्यादा डेंसिटी से कम में आते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। आई कैसे क्लियर हो गया होगा। अब सुनना ध्यान से, हमने मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब बार बार नहीं बोलेंगे ये कि यार कम से आ रही कि ज्यादा से आ रही, ज्यादा से आ रही कि कम में जा रही, नहीं। हमने मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, रेयर मीडियम, इस कंसेप्ट को समझना, डेंसर मीडियम। बच्चों जो मीडियम की डेंसिटी है ना, बच्चों जो डेंसिटी है वो एक रिलेटिव है। क्या रिलेटिव है, मैं आपसे कहता हूं, सुनो समझना, वाटर की डेंसिटी एयर से तो ज्यादा है, लेकिन वाटर की डेंसिटी ग्लास समझते हो ना, कांच, लेकिन जो ग्लास की डेंसिटी वो वाटर से ज्यादा है। तो हमने मीडियम को बोला एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। डेंसर का नाम आपको समझ में आ रहा है, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जिसकी कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर। तो हम सिर्फ दो मीडियम को कंपेयर करेंगे। अब मैं यहां क्या कह रहा हूं कि n1 कम है और n2 ज्यादा है, तो यहां पर जो n1 है वो हो जाएगा रेयर, और n2 क्या हो जाएगा, डेंसर। समझ आया। और मैंने यहां पर क्या बोला, n1 ज्यादा और n2 कम है, तो यहां पर n1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहां n1 हो जाएगा डेंसर, और n2 क्या हो जाएगा, रेयर। तो ये डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम इज रिलेटिव क्वांटिटी, इट्स ए रिलेटिव। अगर मैं यहां बोलूं तो वाटर है वो एयर के रिस्पेक्ट में क्या है, डेंसर है। ध्यान से समझना, वाटर रेयर भी होगा और डेंसर भी होगा। कैसे, सुनो, ये कौन है,
ये वाटर है, ये एयर है, तो वाटर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो एज कंपेयर टू एयर वाटर इज डेंसर, तो एयर क्या हो गई, रेयर। अरे यस और नो। अगर मैं बोल दूं आपसे कि ये ग्लास है, कौन सा, ऊपर वाला, और नीचे वाला अपना वाटर ही है, तो जब एयर से वाटर में आ रही थी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, लेकिन जब ग्लास से वाटर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। यहां पर क्या हुआ कि जो ग्लास की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, किससे, वाटर से, तो यहां वाटर क्या हो गया, रेयर, और ग्लास क्या हो गया, डेंसर। समझ में आया व्हाट इज डेंसिटी? तो अब ध्यान से सुनना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अब बस टेक्नोलॉजी, ये बस पूरी ये जो इतनी थ्योरी मैंने आपको बताई है सिर्फ इतने सी चीज के लिए बताई है। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब आर कम होगा आई ज्यादा होगा, बोलने की बात। When a light travels from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. और रेयर और डेंसर समझ गए होगे, रेयर मतलब कम डेंसिटी वाला और डेंसर मतलब ज्यादा डेंसिटी वाला, अब ये कोई भी हो। सिमिलरली when a light travels from denser medium to rare medium, it bends away from the normal. और डेंसर आप समझ ही गए होंगे, रेयर आप समझ ही गए होंगे, डेंसर मतलब ज्यादा मीडियम से कम मीडियम, ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी में। क्या बात है, क्लियर होगी? अरे बोलो बच्चों, यस और नो। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? तो मीडियम दो ही होते हैं, रेयर और डेंसर। रेयर मतलब जिसकी डेंसिटी कम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। समझ आ गया? आई गेस बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बेंडिंग कब कहां होगी, कब नॉर्मल की तरफ, कब अवे नॉर्मल से बाहर की तरफ। क्या बात क्लियर है? तो हाँ, यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन में मीडियम्स क्या होते हैं, मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटीज क्या होती है। और ये भी याद रखना कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, उसकी डेंसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? नोट कर लो अच्छे से सब चीजें। रेयर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्या है, रिलेटिव टर्म है। जिसकी डेंसिटी कम वो रेयर और दूसरा वाला मीडियम। मैं आपको अगर ऐसा बोलूं, वाटर इज डेंसर देन एयर बट वाटर इज रेयर देन ग्लास, तो वाटर रेयर भी है डेंसर भी है, डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। क्लियर? डन? आगे बढ़े। बहुत एक्सप्लेन हो गया, ये ज्यादा ही हो गया, समझ आया? डेंसिटीज क्लियर है? बोलो भाई। अब देखो, अब पढ़ना है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से समझना इसको, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, मैं कहता हूं किसी भी मीडियम एम, refractive index of any medium m is said to be the density of medium m with respect to air। किसी भी मीडियम की डेंसिटी एयर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है? उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम m, ये क्या कहलाएगी? डेंसिटी ऑफ मीडियम m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। ध्यान से समझना, हम 99% या 90% लाइट को बेसिकली कहां देखते हैं? एयर में देखते हैं। तो हमने जो एयर की डेंसिटी को हमारा क्या मान लिया? रेफरेंस। क्या मान लिया? रेफरेंस। और जो एयर की डेंसिटी बोली गई वो बोली गई 1। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है, बस नंबर्स होते हैं। तो एयर की डेंसिटी को क्या बोला गया बच्चों? 1। क्या बोला गया? 1। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी? 1। अब सबको हमने एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर कराया। वीडियो देख लो चल रहा है कि नहीं, कभी कभी बंद हो जाता है, चल रहा है। तो हमने सभी को एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर कराया कि ये एयर से कितना ज्यादा डेंसर है या रेयर है। समझ में आया? मतलब इसकी डेंसिटी एयर के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है या कम है। क्या बात समझ में आई? हम इसको दूसरे के रिस्पेक्ट में भी नाप सकते हैं, वो हम करेंगे, बट जब भी लिखा हो क्वेश्चन में कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, तो किसके रिस्पेक्ट में होती है बच्चों? एयर की। उसको लिखते कैसे हैं?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। अब ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगी बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। बेसिकली डेंसिटी रिलेटिव टू एयर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो बेसिकली ये बताता है किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि वो एयर से कितना डेंसर है या रेयर है। अगर 1 से ज्यादा है तो डेंसर होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करोगे इससे और ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा आती है तो ये बड़ा हुआ ना। और एयर के रिस्पेक्ट में मैं कहता हूं कि कोई मीडियम है m, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m is equals to density of medium m divided by density of air। एयर तो 1 है, तो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितनी हुई, 2/1, मतलब ये एयर की 2 टाइम्स है। समझ में आया। तो मैं कहता हूं बेटा फॉर सपोज एक मीडियम है x, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 5 है। एक मीडियम है x, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, तो आप क्या कहोगे सर ये एयर से 5 गुना 5 गुना डेंसर है। समझ आया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आप याद करो, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यस और नो। तो हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को किसकी डेंसिटी से कंपेयर कर लेते थे, वाटर की डेंसिटी से। तो हम कह रहे हैं मरकुरी की डेंसिटी कितनी होती थी, 13,600, 13,600। वाटर की कितनी, 1000। तो रिलेटिव कितनी हो गई, 13.6, किसकी, मरकरी की। समझ में, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, 13.6। अब 13,600 बोलने से अच्छा कितना है, 13.6। तो सामने वाला पढ़ा लिखा बंदा समझ जाएगा कि उसकी डेंसिटी कितनी है, ये वाटर के रिस्पेक्ट में। तो उसकी डेंसिटी कितनी हुई, 13600। अगर रिलेटिव 13.6 है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की आपको ये बताती है कि वो मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में कितना डेंसर है या कितना रेयर है। अगर उसकी डेंसिटी 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो वो एयर से डेंसर है, और 1 से कम है तो एयर से रेयर है। क्या बात समझ में आई। ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ एयर की रिस्पेक्ट में बोला जाए, बट स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी बोला जाता है तो एयर की रिस्पेक्ट में होती है। बात समझ में आई। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसको और एलाबोरेट करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या, वाटर कितनी है, 1.3। कितनी है, 1.3। तो ये होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। और डेंसिटी ऑफ एयर को तो स्टैंडर्ड मान के हमने 1 कर लिया, तो ये हो गया 1.3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1। तो देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आ गई बच्चों, 1.3। समझ में ना। तो बेसिकली जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है वो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल की इतनी है, तो वही उसकी डेंसिटी है। समझ में आया। बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की कितनी है, 1.5 है, तो उसकी डेंसिटी भी कितनी है, 1.5। जब तक वो दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको। और ऐसा नहीं है हमेशा एयर की रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड है। जब तक बात हो रही है किसकी, हम समझ जाएंगे, रिलेटिव डेंसिटी बोली है तो आप समझ जाओगे किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर की। ऐसे जब मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है तो आप समझ जाओगे किसके रिस्पेक्ट में, एयर की। लेकिन अगर अलग से वो बोल दे, आप सुनिए, अलग से वो बोल दे, ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ऐसे लिखा जाता है, इट इज अ रेशियो ऑफ 2 to 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 is equals to the density of 2 divided by density of 1। बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब वो खुद बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता वाटर की तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में, एयर के। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ग्लास। समझ आया। जो सफिक्स आगे है वो ऊपर आएगा, मतलब उसकी रिस्पेक्ट की बात हो रही है।
ऐसे में उल्टा कर दो, डेंसिटी ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दो मीडियम की डेंसिटी का कंपैरिजन। सपोज इसका रेशियो कैलकुलेट करके मान लीजिए 2 आया, जस्ट एग्जांपल, तो जो डेंसिटी ऑफ ग्लास है वो वाटर के 2 टाइम्स है। समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ दो मीडियम की डेंसिटीज का कंपैरिजन है। मैं कहता हूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज सपोज 0.9, एग्जांपल ले रहा हूं, इतनी होती नहीं है जस्ट, तो आप क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 0.9। तो कैसे लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लास, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, इतनी नहीं होती, अलग होती है, ठीक। तो वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है, किसकी से, ग्लास की से, कितने टाइम्स, 0, मतलब वाटर की डेंसिटी कितनी है, ग्लास की डेंसिटी की 0.9 है, कौन, वाटर की, तो क्या कर दिया, कंपैरिजन। समझ आया? सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ comparison of densities of two medium until and unless if it is said to be only refractive index of medium then it is just a comparison with air। और इसको लिखते कैसे हैं, it is the ratio of density to the medium to the density of air। और अगर नॉर्मल है तो लिख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम 2 is equals to the density of 2 divided by density of 1। खत्म, क्लियर, आसान, बोलो हाँ सर, क्लियर। तो एक क्वेश्चन देखो यहां पे फटाफट, the density of the refractive index of any medium x, the refractive index of any medium x is 1.6, the refractive index of any medium x is 1.6। What is the density of medium x? क्या है सर, कुछ भी नहीं है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एयर, तो मतलब डेंसिटी ऑफ x इज इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। ये कितनी दी हुई है, 1.6, ये निकालनी है, n क्या होती है, डेंसिटी, एयर की कितनी होती है बच्चों, याद रखना 1 होती है ना, तो nx कितना आ गया, 1. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही उसकी डेंसिटी होती है, जब तक वो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ना बोला गया। अरे समझ में आया? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू y, डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू y इज 3। If the density of x is 2, then what is the density of y? Question समझ आया? The refractive index, if the refractive index of any medium x with respect to y is 3, if the density of x is 2, then what is the density of y? आसान है, खत्म। तो ये तो हो गया अपना गिवन। अब सॉल्यूशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कैसे लिखा जाएगा, डेंसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ y। ये कितना गिवन है बच्चों, बोलो, 3, और डेंसिटी ऑफ x कितनी है, 2, तो डेंसिटी ऑफ y निकल गया, तो डेंसिटी ऑफ y जो आया बच्चों हमारा कितना आया, 2/3। क्लियर, बोलो, तो डेंसिटी ऑफ y का सॉल्व करेंगे 0.66 समथिंग। क्लियर हुआ, बोलो, डन, हाँ कि ना। आओ एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया वाला, मजेदार एकदम, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो रहा है ना। एक और क्वेश्चन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ये मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, एयर, वाटर, वो दे देगा क्वेश्चन में। डेंसिटी ऑफ refractive index of x with respect to y is 3, and the refractive index of y with respect to z is 2,
ठीक, देन क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड? आसान है. Refractive index of x with respect to y is 3. So the refractive index of y with respect to z is 2. Then what is the refractive index of x with respect to z? Clear? तो basically ये निकाल रहा है. तो refractive index of x with respect to z क्या होगी? Density of x divided by density of z. तो डेंसिटी ऑफ x और डेंसिटी ऑफ z मिल जाए तो हमें ये मिल जाएगा. ये कहां से निकलेंगे? ये यहां से निकलेंगे बच्चों. ठीक, इस पे अपन यहां काम कर लेते हैं तरफ साइड में. देखो आप, तो डेंसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ y व्हिच इज गिवन टू यू 3. एक बार मुझे वीडियो चेक करना होता है. फाइन, क्लियर. तो डेंसिटी ऑफ x बच्चों यहां से कितना आ गया? 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ y. 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ y. क्लियर? ये मिल गया. इधर आओ. डेंसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, तो कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ z. क्लियर? बोलो बच्चों, कितनी दी है? 2. चाहिए क्या हमें? nz. तो डेंसिटी ऑफ z क्या आ गई? डेंसिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय 2. समझ आ गया? ध्यान से देख लो. यहां से हमने इस वाले को यूज करके हमने nx निकाल लिया y के फॉर्म में, इस वाले को यूज करके nz निकाल लिया ny के फॉर्म में. कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो. शॉर्टकट भी बता सकता हूं लेकिन अपन को मेथड सीखनी है. तो डेंसिटी ऑफ x कितना हो गया बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ y. क्लियर? nz कितना है बच्चों? ny डिवाइडेड बाय 2. तो ny से ny कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 6 आ गया. क्या आ गया? डेंसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z. कितना आ गया? 6. समझ आया? क्या निकालना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z. तो हमने फॉर्मूला लिखा डेंसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ z. तो डेंसिटी ऑफ x और डेंसिटी ऑफ z मिल जाए तो काम बन जाए. तो बस इसको यूज करके nx निकाला, इसको यूज करके nz निकाला, यहां रख दिया. ny कैंसिल हो गए, 2 ऊपर पहुंच गया, 3 2 6. कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. आपको समझ आया? बोलो. डन? क्लियर? आसान है. इसका एक और तरीका दिखाता हूं आपको इसी क्वेश्चंस को करने का. जरा इन दोनों को डिवाइड करना. इन दोनों को डिवाइड करना क्या आ रहा है? ध्यान से देखो. तो डेंसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z. तो क्या है? डेंसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय, और इसको थोड़ा सा पलटा लेते हैं. ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा पलटा लेते हैं. अगर डेंसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z अगर 2 है तो बच्चों डेंसिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y 1/2 होगी. ऑब्वियसली अपोजिट हो जाएगा ना. डेंसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z अगर 2 है तो डेंसिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y 1/2 हो जाएगा. समझ आया? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? डेंसिटी ऑफ z क्यों कर, आपको समझ आ जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू y लिख लेता हूं. समझ में आया? तो यहां नीचे क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y. x और y, तो x के ऊपर y के नीचे, और z की आगे y की इधर, तो z ऊपर y नीचे. y से y कैंसिल हो गया. तो ये क्या बना? डेंसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ z. ओ बच्चों, ये डेंसिटी ऑफ x और डेंसिटी ऑफ y तो निकालना था. यही तो होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z. ये तो होता है. और ये किसकी वैल्यू कितनी है? इसी के तो बराबर हुआ ना ये. देखो, अरे समझ आया? यही तो निकालना था. इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आया? डेंसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ z. ठीक. और ये क्या होता है? यही तो निकालना था. तो इसकी वैल्यू कितनी है?
3 और इसकी वैल्यू कितनी है z विद रिस्पेक्ट टू y, y विद रिस्पेक्ट टू z 2 था तो z विद रिस्पेक्ट टू y कितना 1/2 6। ये तो आएगा आंसर। तो जैसे आपको अच्छा लगे, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। वो थोड़ा सा ऐसा था कि स्टेप बाय जैसे बच्चों आप लोगों को आता है, इसमें मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसको रेशियो करेंगे तो nx/nz बचेगा, बट यहाँ थोड़ा सा मैं इसको पलटाना पड़ा। समझ में आया क्यों? और हाँ, इसको अगर पूछा जाता क्या z विद रिस्पेक्ट टू x तो सीधा सीधा डिवाइड कर देते, पलटाने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्लियर है कहानी। इनसे इसके रेशियो को इसके रेशियो को डिवाइड किया तो क्या आया nx/nz। किसके रेशियो को? इसके और इसके नहीं, इसको उल्टा करके। और आपको समझ में आ गया वो उल्टा क्यों किया, क्योंकि मेरा ये ny और ny कट जाए। उल्टा नहीं करता तो ny ऊपर आता है, ny स्क्वायर हो जाता, मतलब ही नहीं था। समझ आ गया? आसान है, क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में हमें थोड़ा सा वेलोसिटीज का भी चेंज पढ़ना है। अभी सिर्फ हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ के डेंसिटी पढ़ी है, इंट्रोडक्शन हो गया है ना। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।